हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका केएम इंस्टीट्यूट मुंडाउर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम रहेगा विद्युत धारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में आज हम विद्युत धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, बिना इलेक्ट्रिक करंट के इस संसार की कल्पना करना ही आज के टाइम में नामुमकिन है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा अगर नहीं होगी तो हमारे कोई भी काम डेली लाइफ में जो हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। ना पंखा चलेगा, ना मोटर चलेगी, ना पानी की मोटर चलेगी, ना ही कोई और इक्विपमेंट जो बिजली से चलते हैं, ना टीवी चलेगा, ना फ्रिज, ना कूलर, है ना, सब बंद हो जाएंगे। बिना विद्युत धारा के ये कोई भी उपकरण काम नहीं करेंगे। तो विद्युत धारा का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है मानव जीवन के विकास के लिए। ठीक है, क्या होती है विद्युत धारा? देखिए, हम जब किसी चालक पदार्थ में, ये कोई चालक पदार्थ है, चालक, इसमें जब आवेश प्रवाहित होता है, मान लो इसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से Q आवेश इधर जा रहा है और Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो T के बराबर लगा है। तो आवेश प्रवाह प्रति एकांक समय, आवेश बटे समय विद्युत धारा कहलाता है। यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये डेफिनेशन है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम कैपिटल I संकेत से दर्शाएंगे। इसका मान हो जाएगा आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि आवेश बटे समय। एक फॉर्मूला इसका ये भी लिख सकते हो आप, आवेश बटे समय। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला है। यदि हम इसको ऐसे देख के चलें कि यदि अल्प आवेश, यदि किसी चालक में अल्प आवेश जिसकी वैल्यू है डेल्टा Q, अल्प समय जिसको मैं डेल्टा T मानता हूँ, तक प्रवाहित किया जाए, अल्प समय डेल्टा T तक प्रवाहित किया जाए तो धारा का मान हो जाएगा आवेश बटे अल्प समय, अल्प आवेश बटे अल्प समय। ये जो अल्प समय होता है, अल्प समय ये इतना कम होता है कि इसकी वैल्यू नियर टू जीरो मान सकते हैं। अल्प समय को डेल्टा T टेंस टू जीरो लिख सकते हो आप। तो I बराबर होगा, ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T और लिमिट, इसको बना देते हैं अवकलन और फॉर्मूला बन जाता है dQ बाय dt। अर्थात विद्युत धारा का जो मान है वो इस फॉर्मूले से भी निकलेगा, जो हमें दर्शा रहा है कि आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करना है। और ये हो गया, जो Q कहें या डेल्टा Q कहें, ये होता है नेट आवेश। इसमें नेट वर्ड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, कि किसी चालक में अगर नेट आवेश प्रवाहित होता है तभी उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। किसी चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल या उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से नेट आवेश प्रवाहित हो रहा है तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, अदरवाइज नहीं। अगर नेट आवेश का मान जीरो है, या कोई उदासीन परमाणु प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक के थ्रू उदासीन परमाणु बह रहे हैं, तो चालक में धारा का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि उदासीन परमाणु पे आवेश का मान जीरो रहेगा। और जब आवेश का मान जीरो रहेगा तो धारा का मान भी यहाँ पे 0/T करके जीरो प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो ये मुख्य बात है कि आवेश के प्रवाह की दर नहीं, इसको बोलेंगे हम नेट आवेश के प्रवाह की दर को। ये वर्ड यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नेट आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसका मात्रक यूज़ करें हम, आवेश विद्युत धारा का मात्रक, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से लिख लेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है बटे समय का मात्रक,
सेकंड होता है, तो एक मात्रक ये बन जाएगा इसका कूलाम इंटू सेकंड इनवर्स, कूलाम बटे सेकंड लिख सकते हो, कूलाम इंटू सेकंड इनवर्स। या चूँकि विद्युत धारा का जो नाम है वो एम्पियर से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका मात्रक एम्पियर भी होता है, इसका मात्रक एम्पियर भी होता है। तो विद्युत धारा के दो मात्रक हो गए एम्पियर, और एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम बटे सेकंड के, ये मात्रक। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। इसकी कुछ अन्य यूनिट्स की बात करूं मैं, विद्युत धारा के वो अन्य छोटे मात्रक भी प्रयुक्त किए जाते हैं भौतिक विज्ञान में, जिसमें मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, नैनो एम्पियर है, इस तरह से कुछ मात्रक यूज़ किए जाते हैं। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर लिखेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर अगर यूज़ किया गया है, वैसे तो होगा नहीं बट ये लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये करंट के विद्युत धारा के कुछ अन्य छोटे मात्रक हैं विद्युत धारा के मापन के लिए, ओके। जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो विद्युत धारा राइट साइड में फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे हैं तो विद्युत धारा लेफ्ट में फ्लो होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अपने पास पदार्थ होते हैं प्रकृति में, भौतिक पदार्थ जिनमें चालक, अपद्रव्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, है ना, इनमें आवेश प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इनमें आवेश प्रवाह के लिए भिन्न भिन्न जो आवेश वाहक होंगे अलग अलग पदार्थों में, वो अलग अलग होते हैं। देखिए, धात्विक चालक, धात्विक चालकों में यानी कि धातुओं में आवेश प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके जिम्मेदार होते हैं। धात्विक चालकों में आवेश किसके कारण, धात्विक चालकों में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? विद्युत धारा उत्पन्न करने का मूल कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हैं तो ही धात्विक चालकों में धारा उत्पन्न होती है। अच्छा, अपघट्य पदार्थों की बात करें, अपघट्य पदार्थ जैसे बैटरी में आपने कोई केमिकल डाला, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बैटरी में केमिकल डाला जाता है, वो केमिकल अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। और अपघट्य पदार्थों में विद्युत धारा का कारण होता है प्लस आयन और माइनस आयन का प्रवाह। जैसे ही बैटरी में आप विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल के विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू करोगे तो अपघट्य में आयन बनने लगते हैं और पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की ओर भागेंगे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की ओर भागेंगे, जिससे आयनों का प्रवाह होता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है बैटरी के द्वारा। तो अपघट्य पदार्थों में आवेश विद्युत धारा के चालक कौन कौन हो जाएंगे? विद्युत धारा के कारक कौन होंगे? प्लस आयन और माइनस आयन। इसी प्रकार अर्धचालक पदार्थों में भी धारा प्रवाहित होती है। अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ना तो चालक होते हैं ना ही कुचालक होते हैं, इनके बीच में होते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक पदार्थों में आवेश प्रवाह होता है होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। देखो, ये होल एक तरह से धनायन ही है। जब मुक्त किसी स्थान से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस स्थान पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह को अर्धचालकों में होल नाम से बोला गया है। इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेगा तो जब वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएगा तो उसके स्थान पे खाली जगह हो जाती है और वो खाली जगह को क्या बोलते हैं? होल। तो इनके कारण, इन दोनों के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, या ये दोनों ही कारक हैं विद्युत धारा उत्पन्न होने के अर्धचालकों में। इसी प्रकार आप कुछ निर्वात नली ले लीजिए, वैक्यूम ट्यूब्स, पुराने समय में रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, टीवी आदि में। तो उनमें क्या सिस्टम होता था कि वो एक कांच की नलियाँ होती थी, कांच की नली होती थी जिसके अंदर वैक्यूम यानी कि निर्वात रखा जाता था, और इन निर्वात नलियों में एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन भगता था, इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर भागता था, जिससे कि इसमें धारा स्थापित हो जाती थी। यानी कि किसके कारण धारा प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, ठीक है। तो निर्वात नलियों में विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं, साथ ही साथ धनायन भी बनते हैं।
धन आयन भी बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। धात्विक चालकों में विद्युत धारा का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना, और विद्युत अपघट्य पदार्थों में ऋणायन धनायन, अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल, जबकि विसर्जन नलियों में गैस के धनायनों और इलेक्ट्रॉन के कारण ये सब होता है। ठीक है, बात करते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो भाई रिजल्ट ये आता है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? मैं इसका आंसर देता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। देखिए कि भाई विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो I बराबर Q/T। तो Q है आवेश, आवेश अदिश राशि है, और T है समय, और समय भी क्या है? अदिश राशि। तो आवेश और समय दोनों ही अदिश राशियाँ हैं, इसलिए विद्युत धारा क्या होनी चाहिए? अदिश राशि होनी चाहिए। दूसरा कारण देखिए कि मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ इस बिंदु पे 3-4 वायर जोड़ देता हूँ। ये यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है करंट I3, और यहाँ पे करंट आ रहा है I4। तो बताओ कि भाई कुल करंट का मान कितना होगा? यहाँ पे कुल कितना करंट प्रवाहित हो रहा है? तो आप क्या करेंगे भाई? आने वाला करंट तो I1 है, ये I2 भी आ रहा है, और बाहर जाने वाला करंट माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 करेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिखते हो कि आने वाले करंट का योग I1 प्लस I2 बराबर जाने वाले करंट का योग बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4। ठीक है, यानी कि इन दोनों करंटों का मान, जो करंट इसमें एंटर कर रहा है उसका योग, और जो बाहर जा रहा है उसका योग, यानी कि सिग्मा I in, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I in बराबर होता है I out के। तो ये ऐसा हमने जोड़ घटा किया, इसका बीजगणितीय संक्रिया इस पर लगा दी हमने, बीजगणितीय संक्रिया का उपयोग किया। तो ये उपयोग केवल अदिश राशियों पर ही होता है, अर्थात विद्युत धाराओं को अदिश राशियों की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसलिए हम कहेंगे विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, ये जो संक्रिया हम कर रहे हैं ना, ये सब अदिश राशियों पे ही होती है। सदिश राशियों को इस तरह डायरेक्ट जोड़ा और घटाया नहीं जाता। सदिश राशियों को जोड़ने के लिए ना उन पे हम लिखते हैं A सदिश प्लस B सदिश प्लस C सदिश, सदिश लगाते हैं, उनकी दिशा होती है, लेकिन यहाँ पे कोई दिशा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, हम ये लिखेंगे कि किसी संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं को बीजगणितीय संक्रियाओं से सरल किया जाता है, अतः विद्युत धारा अदिश राशि है। दूसरा कारण कि विद्युत धारा आवेश और समय पर निर्भर करती है, जो कि दोनों ही अदिश राशियाँ हैं, इसलिए विद्युत धारा भी अदिश राशि है। समझ में आया आपको? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप चालक की दिशा बदल दीजिए, फिर भी विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा का मान नहीं बदलेगा। जैसे कि ये है, ये कोई चालक पदार्थ बनाया मैंने, ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप इसको कैसे भी घुमा लो, ये ऐसे घूम जाएगा, तब भी इसमें मान लो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक पदार्थ को मैं ऐसे खड़ा कर दूं, तब भी इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ऐसे तिरछा कर दूं, तब भी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ऐसे कर दूं, तब भी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो धारा का मान दिशा से नहीं बदल रहा, अर्थात धारा दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए धारा अदिश राशि है। ठीक है, कई रीजन इसके हो गए हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब चूंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन हम विद्युत धारा को एक ऐसी राशि से दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं जो खुद एक सदिश राशि हो, और उस राशि का नाम रहेगा धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। इसको संकेत J से हम इसको लिखते हैं। देखिए होता क्या है करंट डेंसिटी, कि भाई जैसे आप ये ले लो, ये कोई एक चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे कि मार्कर दिख रहा है, मार्कर का ये वाला हिस्सा जो सर्किल बन रहा है यहाँ पे, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। धारा यहीं से प्रवाहित होगी, ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है। कुल धारा जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है उसका मान है I। तो मैं क्या करता हूँ
इस पूरे क्षेत्रफल की वैल्यू है एस, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की। मैं इस पर एक छोटा टुकड़ा ले लेता हूँ क्षेत्रफल का, जिसका क्षेत्रफल है डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस क्षेत्रफल हो गया। इस डेल्टा एस क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको मैंने मान लिया डेल्टा आई, डेल्टा आई। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा मान ज्ञात किया। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी होगी भाई? देखो, डेल्टा एस क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा है डेल्टा आई, और एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा हो जाएगी डेल्टा आई बाई डेल्टा एस। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं धारा घनत्व। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व बराबर हो जाएगा धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं ये मान के चलूँ कि यदि इस क्षेत्रफल S के लंबवत, इस क्षेत्रफल S के पृष्ठ के लंबवत I धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व क्या होगा? यदि पृष्ठ S के लंबवत प्रवाहित धारा कैपिटल I है, तो यदि पृष्ठ S के लंबवत प्रवाहित धारा कैपिटल I है, तो धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा धारा बटे क्षेत्रफल, J बराबर I बटे S होगा। ये तो लंबवत की बात कर रहे हैं। ठीक है, धारा घनत्व तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही देखना है या धारा की दिशा में देखना है। ठीक है, तो धारा घनत्व की बात ही हो जाएगी यदि ये बात कहे कि धारा घनत्व धारा की दिशा में होता है। धारा घनत्व की दिशा धारा की दिशा में होती है, धारा की दिशा में, या कहे पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। धारा घनत्व की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसे? मैं इस पृष्ठ को थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ कि भाई ये जो पृष्ठ है ये कुछ ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ। ठीक, इसका क्षेत्रफल है S और धारा प्रवाहित हो रही है इधर, तो धारा की दिशा में इस क्षेत्रफल का धारा की दिशा में अगर मैं मान देखूं तो वो कुछ ऐसे बनेगा क्षेत्रफल पृष्ठ। ये होगा, ये क्षेत्रफल सदिश, थोड़ा साफ सा बनाते हैं इसको। यदि कोई पृष्ठ इस प्रकार से है जिसका क्षेत्रफल है S, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? क्षेत्रफल सदिश इसका पृष्ठ के लंबवत है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, इस दिशा में। ठीक है, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, और ये है इसका क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर। ये धारा है जो कि इससे थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो क्षेत्रफल सदिश का वह घटक लीजिए जो धारा की दिशा में हो, क्षेत्रफल सदिश का वह घटक जो धारा की दिशा में हो, या फिर धारा का वह घटक जो क्षेत्रफल की दिशा में हो। ये दोनों एक दूसरे की दिशा में होने चाहिए। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत धारा लीजिए या क्षेत्रफल सदिश की दिशा में धारा लीजिए। तो I का यहाँ पे घटक क्या होगा बच्चों? I cos थीटा होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में धारा घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन दोनों का अनुपात, सॉरी, क्या कहलाएगा? धारा घनत्व कहलाएगा। लेकिन हमें इसको लिखना ज़्यादा उचित ये रहेगा कि हम S का यहाँ पे मान लें, S का यहाँ पे मान निकालेंगे, S cos थीटा, यहाँ पे S का मान यहाँ पे। तो धारा घनत्व बराबर हो जाएगा J बराबर धारा बटे क्षेत्र, J बराबर होगा I बटे S cos थीटा। अगर मान लो ये अल्पांश क्षेत्रफल लेते हो आप, यहाँ पे ये आपने अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा S लिया, तो यहाँ पे डेल्टा S लिख देना, यहाँ पे डेल्टा I लिख देना, यहाँ पे डेल्टा I डेल्टा S ऐसे लिख सकते हो। J बराबर डेल्टा I बाई डेल्टा S cos थीटा। ठीक है, या डेल्टा I की वैल्यू निकाले यहाँ से, तो डेल्टा I बराबर आएगा J डेल्टा S cos थीटा। J सदिश राशि, डेल्टा S सदिश राशि, दो सदिश राशियों का गुणा जब cos थीटा से होता है तो उनको डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा J वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है, J वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर।
ठीक है भाई, इसको ऐसे लिख देंगे भाई, दो सदिश राशियों का अदिश गुणा हो रहा है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा अदिश गुणा के रूप में। इसका मात्रक देखिए, धारा घनत्व का मात्रक धारा घनत्व की परिभाषा से ये होता है J बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर की पावर -2। ठीक है, ये आपका धारा घनत्व टॉपिक हो गया है। इसमें एक फॉर्मूला और देख लीजिए, ये डेल्टा आई का मान है, अल्पांश क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान निकाला आपने, डेल्टा आई। अगर आपको इस पूरे क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करना हो तो आपको डेल्टा आई का समाकलन करना पड़ेगा। कुल धारा का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आई का समाकलन आई बराबर समाकलन करना है J डॉट डेल्टा एस, ये हो जाएगा आई बराबर होगा समाकलन J डॉट डे एस, ऐसे भी J डॉट डेल्टा एस, ऐसे आप कोई क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक आपका ये रहेगा कि धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। टॉपिक का नाम है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। कैसे होता है विद्युत आवेश का प्रवाह और कौन से आवेश प्रवाहित होते हैं? देखिए, ये कोई चालक पदार्थ का एक परमाणु लिया मैंने, कोई धात्विक पदार्थ है, कोई धातु है, उसका एक परमाणु का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, धातु का परमाणु। प्लस आयन है, ये प्लस आयन नहीं है, ये नाभिक है, सॉरी, ये परमाणु का नाभिक है। ठीक, नाभिक के चारों ओर इन स्थायी कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। ये है सबसे बाहरी कक्षा, ये है बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये इस नाभिक के साथ सबसे वीक फोर्स से बंधे हुए हैं, सबसे कम बल से बंधे हुए हैं। तो ये लगभग थोड़ी सी ऊष्मा देने पर, इसको जब ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा और इस कक्षा से बाहर आ जाएगा। पदार्थ से बाहर नहीं आएगा, कक्षा से बाहर आएगा और कक्षा से बाहर आकर ये अपनी जगह को खाली कर देगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के और ये पदार्थ में बाहर ये अलग ऐसे मूव करता है। ये दूसरे परमाणु के पास, ये दूसरा परमाणु है, दूसरे परमाणु के पास भी ये इलेक्ट्रॉन मान लो अपनी जगह खाली कर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को भर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे खाली हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन था। ऐसे ही बहुत सारे परमाणु होते हैं एक पदार्थ में, तो सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे और उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी अंतिम कक्षा को छोड़कर मुक्त अवस्था में आ जाते हैं और वो अपनी इस गति को इस तरह से दोहराते हैं। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आवेश मुख्य रूप से आवेश कौन से होते हैं? मुक्त आवेश ही होते हैं जो कि चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अच्छा जी, अब ये जब आप इस चालक पर, जब आप किसी चालक पे कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं कर रहे हो, यानी कि उसको किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ है, किसी भी धातु या चालक पदार्थ को, तो उसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे उसमें। ठीक है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारा जो वातावरण का तापमान है ये लगभग 27, 28, 29, 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसकी गर्मी के कारण, इसकी ऊष्मा के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ऊष्मा ग्रहण करके मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि कोई विद्युत क्षेत्र भी आरोपित नहीं कर रखा है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अब ऊष्मा ग्रहण करके उसकी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जो ऊष्मा होती है बाह्य तापमान वातावरण की, उसके तापमान से ये गतिज ऊर्जा भी ग्रहण कर लेते हैं और गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो गति करते हुए ये आगे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये भी आगे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इनके बीच में टक्करें होंगी। क्या होंगी? टक्करें। टक्करें होती रहती हैं और ये टक्करें इस प्रकार से होती है कि इलेक्ट्रॉन टक्कर करने के बाद नहीं पता किस दिशा में मुड़ जाए। ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। टक्कर, दो इलेक्ट्रॉनों में टक्कर होने के बाद इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसका कहना
असंभव है, वो किसी भी दिशा में गति कर सकता है। इस प्रकार की गति को बोलते हैं यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। इसको यादृच्छिक गति बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन टक्कर होने के बाद नहीं पता किस दिशा में जाएगा। हाँ, ये फिक्स है कि जब इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्रमागत टक्कर के बीच की जो दूरी होती है वो सरल रेखा में गति करेगा। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो जिस अवस्था में गति कर रहा है, टकराने से जस्ट पहले की जो दूरी है वो सरल रेखा होगी। टकराने के बाद ये इस दिशा में मुड़ गया, लेकिन ये अगली टक्कर एक सरल रेखा में ही करेगा, फिर मुड़ गया, फिर सरल रेखा में ही टक्कर करेगा। तो दो क्रमागत टक्कर हैं ये। दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को मुक्त पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मुक्त पथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच की ये वाली दूरी मुक्त पथ कहलाएगी। ठीक है, λ1 लिख देंगे इसको λ2, λ3, λ4 ऐसे। ओके, और दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला समय, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को गति करने में कुछ समय भी लगेगा, उस समय को बोलते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं बच्चों? विश्रांति काल। और इसको टाउ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद जब दूसरी टक्कर करता है तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। और सभी टक्करों का अगर औसत निकालें, सभी मुक्त पथों का औसत निकालें, तो सभी मुक्त पथों का औसत लैम्ब्डा बार, जिसको माध्य मुक्त पथ कहेंगे। माध्य मुक्त पथ ये होगा λ1 + λ2 n डॉट 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 बाई n। सभी मुक्त पथों का योग कर दीजिए, मान लो n टक्करें हुई, n टक्करों का भाग कर दीजिए इसमें, तो माध्य मुक्त पथ ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब चूंकि ये जो टक्करें हैं इनकी दिशा यादृच्छिक होती है, तो आधे इलेक्ट्रॉन, जो कि किसी परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें हम ओवरऑल देखें तो आधे इलेक्ट्रॉन एक साइड में, आधे इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में गति करते हुए दिखाई देंगे, जिनसे उनका औसत वेग 0 हो जाएगा। आधे इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो आधे नीचे की ओर गति करते हुए दिखाई देंगे, जिनसे उनका औसत वेग 0 हो जाता है। अर्थात जब किसी परमाणु पर या किसी पदार्थ पे या धात्विक चालक पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं, लेकिन यादृच्छिक गति होने के कारण उनका परिणामी वेग 0 हो जाता है, इसलिए उसमें धारा नहीं मानी जाती या कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। अच्छा, अब इस पदार्थ पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दूं, इसको मैं विद्युत क्षेत्र लगा देता हूं इस दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया मैंने इस दिशा में। इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, और उस निश्चित दिशा को ये किस दिशा में भागेंगे? ये सारे इस तरफ विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इधर भागेंगे ये। इसके कारण इनमें एक निश्चित वेग उत्पन्न हो जाता है, इनके कारण इन सभी का एक निश्चित वेग उत्पन्न हो जाता है। उस वेग को बोलते हैं अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। ठीक है, जब इस पदार्थ पर या चालक पदार्थ पे किसी धातु पर विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में मूव करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मूव करते हैं। इससे उनके अंदर एक निश्चित वेग उत्पन्न हो जाता है, उस निश्चित वेग को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहा जाता है। समझ लीजिए इसको। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे, और गति करते हुए इन पर जितना बल लग रहा होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इन पर जो बल लगता है F, उसका मान हो जाएगा -EE। इलेक्ट्रॉन का आवेश है -E, तो इतना बल इस पे लगेगा। इन सभी इलेक्ट्रॉनों पे विद्युत क्षेत्र के कारण इस दिशा में बल हो जाएगा -E × कैपिटल E के बराबर, क्योंकि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल आवेश गुना विद्युत क्षेत्र के बराबर पढ़ा है मैंने आपको। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इस फॉर्मूले के आधार पर इलेक्ट्रॉनों पर इतना बल लगेगा। इस बल के कारण इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा के कारण ये एक निश्चित गति से आगे बढ़ेंगे। हालांकि टक्करें तो अब भी होती रहेंगी इनमें, जब ये गति करते रहेंगे तब भी इनके बीच में टक्करें होंगी, और उस टक्कर के कारण इनकी गति या इनका जो आगे की ओर जो मोशन है वो अवरोध होगा, गति में अवरोध उत्पन्न होगा।
और वही गति में अवरोध चालक का प्रतिरोध कहलाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण इस दिशा में गति कर रहे होंगे तो आगे की ओर गति करते हुए टकराएंगे भी, और टकराने के कारण गति में बाधा उत्पन्न होगी। उस बाधा से जो अवरोध उत्पन्न हुआ वही अवरोध इस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात को। और किसी चालक पदार्थ की बात करें तो कम तापमान पे उसमें अवरोध कम होगा और तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पे बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन जल्दी गति करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा अधिक आ जाती है, जिससे वो तेज़ी से गति करने लगते हैं और टक्करें भी जल्दी होने लगेंगी। जल्दी टक्करें होने लगेंगी तो अवरोध बढ़ जाएगा, अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये किसके कारण बढ़ा है? ये तापमान बढ़ने के कारण बढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें काफ़ी टॉपिक्स मेरे को एक साथ पढ़ाने हैं। अपवाह वेग विद्युत धारा में संबंध, है ना, क्या कहते हैं, गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।